हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 68 के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। प्रज्ञा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड कोर्स की स्टूडेंट हैं, प्लस इन्होंने आईएफएस की टेस्ट सीरीज लगाई है और ये यूट्यूब पे हमारे साथ रेगुलरली जुड़ी रहती थी। शी यूज्ड टू अटेंड द लाइव लेक्चर्स और जो हमारा लास्ट में क्रैश कोर्स यूट्यूब पे हुआ था उसको भी काफी रेगुलरली फॉलो किया है। किस तरीके से इन सारी चीजों को यूज किया और इस बार ये जो उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया विथ वेरी गुड रैंक ऑफ 68। आइए प्रज्ञा से जानते हैं कि कैसा रहा उनका सफर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रज्ञा, ये एग्जाम क्रैक करके जेआरएफ हो गया, कैसा लग रहा सर बहुत अच्छा लग रहा है। है? मतलब पिछली 2 बार से भी तो नहीं हुआ जेआरएफ, तो इस बार सर मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी रैंक आएगी। अच्छा। मार्क्स तो कट ऑफ के जस्ट 1 नंबर ऊपर ही थे, तो लग रहा था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, बॉर्डर लाइन है। तो बट एग्जाम सर जब हॉल हुआ से तो निकलने के बाद क्या फीलिंग थी कि इस बार तो डन कर दिया है या कुछ अभी डाउट था मन में? सर जब एग्जाम दिया था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ गया है, अच्छा गया है, मतलब 130 के अप्रोक्स मार्क्स आ जाएंगे, 125 प्लस तो रहेंगे। बट हम्म। फिर सब जब क्वेश्चंस टैली किए, आप मतलब आपने भी कराए थे हम्म। लाइक मेमोरी बेस्ड, तो हम्म। उसमें लग रहा था कि गलत तो हुए हैं, क्योंकि हम्म। इजी जो लग रहे थे वो थे ही नहीं। तो फिर हम्म। मैंने कहा कि सो के वेट करते हैं कि आंसर की का। तो जब मार्क्स आए तो मतलब मेरे मार्क्स 130 अप्रोक्स बन रहे थे, और अच्छा। फिर उससे माइनस 13 होके 109 मार्क्स बने। फिर जो दोबारा चैलेंज वाले क्वेश्चंस थे जो मेरे सही थे, फिर 119 हो गए, हम्म। 119 मार्क्स बने। तो मतलब ये लग रहा था कि शायद हो जाए, मे बी। तो ऐसा था। बाकी 100 मतलब ये था कि 130 मार्क्स का मैंने किया था, और उसके अच्छा। बाद मेरे -11 हुए, तो ये मार्क्स आए 119। तो ओके। नेगेटिव मतलब ज्यादा हुए। थोड़ा शुरू से चलते हैं। आप बताओ कि आपने अपनी एमएससी और बीएससी कहाँ से करी है? सर मैंने बीएससी एंड एमएससी सर फ्रॉम ईसाबेला थॉबन कॉलेज लखनऊ में, एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है। अच्छा। एंड सर जो ईसाबेला थॉबन कॉलेज है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इन द जो कॉलेजेस एफिलिएटेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, टू द अच्छा। फॉर साइंस स्ट्रीम। ओके। तो सर वहाँ से किया है। और ये कब सोचा था कि सीएसआईआर नेट एग्जाम देना है, रिसर्च करना है? सर एक्चुअली सर जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो हम्म। सर मैंने सुना था कि सीएसआईआर नेट होता है, अगर आपने हम्म। एलएस कर लिया तो आप लेक्चरर हो जाओगे, लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाँ। एंड अगर जेआरएफ होता है तो मतलब पीएचडी में आपको स्टिपेंड मिलता है, हाँ। लाइक फंडिंग मिलती है फ्रॉम। हम्म। तो तब मास्टर से पता था, बट ये था कि कुछ उसके लिए स्ट्रैटेजी एंड ऑल नहीं बनाई थी। बट एग्जाम मैंने इसीलिए मास्टर्स के बाद ही दिया है, तो अच्छा। सर वहीं पता चला था ऐसा। सो प्रज्ञा, आपने बताया कि लास्ट वाला जो आपने अटेम्प्ट दिया था, जून वाला, उसमें आपका नहीं हुआ। तो उस अटेम्प्ट से और इस अटेम्प्ट में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि यू हैव अ गुड स्कोर दिस टाइम एंड आपकी काफी अच्छी रैंक भी आई? ओके सर। सर जो जून वाला जो मेरा अटेम्प्ट था वो सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने आफ्टर एमएससी दिया था, जो कि दिसंबर में था, दिसंबर 2023 में। तो ओके। सर उसमें मुझे ये पता चल गया था कि मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कर सकती थी, वो मैं नहीं कर पाई। तो अगर मैं थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि वो डुएबल टॉपिक्स थे और मैं कर सकती थी। ओके। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि सर यूट्यूब पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोर्स लेने का कोई इरादा नहीं था, तो सर मैंने क्योंकि मेरा फिजिकल स्ट्रांग था, मैं ऑर्गेनिक भी मेरी अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता था। और इनऑर्गेनिक में मैं कुछ ही टॉपिक करना था। तो इसलिए मैंने सर पढ़ाई यूट्यूब से की। एंड सर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहीं से कोर्स लिया था, उससे मैंने थोड़े बहुत टॉपिक्स कर लिए थे कवर। एंड आपसे ऑर्गेनिक पढ़ी थी, और हर्षिता मैम से फिजिकल का, और एक ज्योति मैम है, उनसे भी मैंने पढ़ाई की थी, मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो सर इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने पढ़ाई सब कर ली। बट सर मुझे फिजिकल में जब मैं क्वेश्चन लगाती थी, क्योंकि मेरी स्ट्रांग थी, बट मुझे कहीं लग रहा था कि मैंने कुछ तो मतलब क्वेश्चंस लगाए नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किए, तो क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा ये स्ट्रांग है, इसलिए मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। यही मेरी अच्छा। गलती थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसी में ही फिजिकल का कोर्स ले लिया, और जिसमें असाइनमेंट्स एंड ऑल सब थे। एंड तो उसमें क्या हुआ कि सर मेरे मतलब मैं ऑर्गेनिक अच्छे से करती थी, और बस इस पे मैंने उन पे ही छोड़ दिया था कि अब असाइनमेंट्स करना है, और कोई तो है मेरा फिजिकल के लिए।
क्योंकि मैं उसको करती नहीं थी, फॉर ग्रांटेड लेती थी। अच्छा। फिर उसके बाद बट ये भी था कि सर ऑर्गेनिक मुझे लगता था कि आता है, तो क्वेश्चन सर मैंने सब कुछ कर तो लिया, पढ़ सब लिया, बट मॉक नहीं दिया। उस पर मैंने पढ़ा नहीं, इस बार मैंने पढ़ा पर मॉक उतने नहीं दिए क्योंकि डर लगता था सर। क्वेश्चन करती थी और मार्क्स कम आते थे, तो डर लगता था कि नहीं देना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और सर इसी वजह से शायद जून में मेरे सिर्फ 91 मार्क्स आ पाए। मुझे लगा था एलएस हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। तो मेरी मॉक वाली प्रॉब्लम थी। उसके बाद सर मैं डिमोटिवेटेड रही, और यही मेरी शायद गलती रही। इतना मतलब 3 मंथ्स का मैंने गैप लिया उसके बाद। तो अच्छा। मुझे वो शायद नहीं लेना चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने फिर जून के बाद मैंने सितंबर से अक्टूबर से पढ़ाई शुरू की। तो बट मेरे पास नोट्स थे, मैंने फटाफट रिवीजन किया एंड ऑल। एंड फिर सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आपके जो आईएफएस की है यलगार टेस्ट सीरीज, वो मैंने ज्वाइन की। यूनिट टेस्ट एंड असाइनमेंट सब प्रॉपरली दिए। एंड उसमें भी सर ये होता था कि एक टॉपिक अगर पढ़ लिया तो दूसरा छूट जाता था, तो फिर यूट्यूब पे सर कंसिस्टेंसी रहती थी। तो लाइव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो सर ये दोनों चीजें मिला के कंसिस्टेंसी रही है, बस वही है। और मॉक टेस्ट मेन है सर, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट सब, वो मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीशन एंड सिलेक्टिव कंप्लीशन राइट। नेट के लिए। यस सर, वो अच्छा, तो इसी वजह यूट्यूब से पे मुझे लगता है। यूट्यूब पे जो कंटेंट है, अब तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो यस आप कैसे सेलेक्ट करते हो? और क्या आप लाइव अटेंड करके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते हो? किस तरीके से यूट्यूब से क्लासेस लिया आपने? सर यूट्यूब से ऐसा था कि मुझे पता था कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, या जो मैं क्या किस में कर सकती हूँ, या जो मैं थोड़ा सा पुश दूँ तो हो सकता है। तो मैंने सर वही टॉपिक्स की सिलेक्टिव वीडियोस ही देखी हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं आता वो भी देख लूँ। तो सर सिलेक्टिव टॉपिक्स की वीडियो देखने के बाद और फिर रिकॉर्डेड ही मैं देखती थी सर। शुरुआत में जब जेआरएफ एक्सप्रेस था तो मैं रिकॉर्डेड देखने लगी थी, क्योंकि लाइव में सर मेरा वो नहीं पाता था, टाइम मैनेज नहीं होता था। तो बट रिकॉर्डेड में सर ये होता था कि अगर मेरा डाउट आ रहा है तो मैं पूछ नहीं पा रही हूँ, वो सॉल्व नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक चल रहा है। तो सर इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये सोचा कि अब मैं लाइव अटेंड करूंगी। तो और लाइव में सर ये होता था कि मैं पूरे दिन अपना पढ़ाई किया सब, क्योंकि पता है आप ऑर्गेनिक ही पढ़ा रहे हो। तो फिर मैं सर लाइव रात में ज्वाइन करती थी, एंड देन उसमें फिर सिलेक्टिव जैसे कि जो भी है, और 1-to-1 इंटरेक्शंस होते थे, और बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे सब, मतलब कलीग्स भी होते थे। तो सर एक होता था, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता था जैसा। तो वो मुझे फ्रूटफुल लगा। बट कि सिलेक्टिव यूट्यूब में जो रिकॉर्डेड कोर्स थे वो सिलेक्टिव किया मैंने। अच्छा, तो जैसे लाइव क्लासेस की स्ट्रेटजी क्या थी? नोट्स मेकिंग करते थे आप? यस सर। सर जैसे कुछ टॉपिक, जैसे मैं बताऊं, पेरिसाइक्लिक की कुछ रिएक्शंस थी जो सर रिवीजन तो हो जाता था, बट सर कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो सर मैंने मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन अपने सुनी तक नहीं थी, नाम नहीं सुना था। तो जब आपने पढ़ाया तो वो नाम मतलब मुझे लगा कि अरे ये रिएक्शंस भी होती हैं। तो सर वो मुझे लगा कि रिवीजन से ज्यादा मुझे एक नॉलेज भी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। तो सर वो भी चीज रही। और सर उसी में डाउट्स भी पूछ लेती थी, और भी बहुत सारी चीजें भी, मतलब लाइव मुझे ज्यादा सही लगा। तो सर अच्छा, उसमें मुझे ये बेनिफिट मिला। एक और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर हमने नोट्स बना रखा है, लेकिन आप पढ़ाते हैं तो कुछ नया आ जाता है, तो फिर हमारे नोट्स में जगह ही नहीं है कि अब क्या करें, कहाँ उसको लिखें। आपके साथ कभी ऐसी कोई दिक्कत आई थी क्या? सर मुझे लगता है कि जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आपने खुद ही ने बनाए हैं, तो आपको पता होगा कि नोट्स में आपने क्या लिखा है। तो राइट। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास ले रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव, तो आपको पता है कि आपके नोट्स में ये चीज होगी। तो आप अगर उसको नोट करना चाहो तो नोट करो, पर ये नहीं है कि आप कॉपी भरो। लाइक अगर वहाँ स्पेस है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पे इतनी स्पेस होती होगी कि आप ऐड कर लो। नहीं तो आप टू बी कंटिन्यूड करके कहीं पीछे या दूसरी कोई कॉपी बना लो। लाइक मेरी तो यूट्यूब की दूसरी कोई कॉपी थी, उसमें अच्छा। मैं जो स्पेशल जैसे कुछ नया पढ़ा या कुछ एडिशनल है तो वो मैं उसमें कर लेती थी, अच्छा, टॉपिक्स वेरी गुड। हेडिंग डाल के। तो और हम लोग थोड़ा सा टेस्ट सीरीज पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम से कितने टाइम पहले टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया था? सर बेसिकली जैसे आप अगर आप कोर्स लेते हो आईएफएस का भी एंड और भी, तो कहीं पे भी जिसमें है तो असाइनमेंट्स होते हैं कोर्स में। जैसे आपने टॉपिक किया तो उसके बाद असाइनमेंट्स होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे। तो आप उसको अगर आप कंफर्टेबल हो तो भी, नहीं तो एटलीस्ट एक हफ्ते बाद उसको दो,
कि एनालाइज करो कि आपकी मेमोरी में क्या रिटेन्ड है, क्योंकि हमारी मेमोरी में हर चीज रिटेन नहीं रहती है। उसको टेस्ट करने के लिए एक हफ्ते के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एग्जाम के 1 महीना पहले 2 महीना पहले कर लो तो जादू हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। जब आप पढ़ रहे हो तभी करना चाहिए, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हो तो एटलीस्ट 1 महीना पढ़ने के बाद जितना भी पढ़ा है उसमें सोचो कि हाँ आता है हमको, मैं कर सकते हूँ या कर सकते हो। यूनिट टेस्ट से स्टार्ट करके फिर थोड़े थोड़े मेजर पे जाना चाहिए, फिर माइनर, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए आगे, और मेरे हिसाब से। टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है, और आपने भी बताया कि डर लगता था कि टेस्ट दे ही ना, यस सर, तो यस सर, उससे कैसे यस कोप सर। अप करा फिर? सर ऐसा था, हम्म। इसमें सर मेरे फ्रेंड की स्ट्रेटेजी थी। अच्छा। लाइक मैं पहले टेस्ट देती थी तो मेरे यूनिट टेस्ट में तो मार्क्स आ जाते थे, हम्म। या फिर कुछ रह गए तो 1-2 मार्क्स कटते थे। लेकिन हम्म। जब फुल टेस्ट देखने बैठती थी तो हम्म। ऐसा होता था कि सिलेक्टिव नहीं हो पा रहा या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो जो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती थी। हम्म। वो मुझे लगा कि मैं डिमोटिवेट हो गई कि अब ये तो मार्क्स आए नहीं रहे हैं। हाँ। तो सर मैं देती ही नहीं थी, मतलब एक अटेम्प्ट मैंने दिया ही नहीं मॉक ज्यादा। फिर मेरे फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया कि कंपटीशन बहुत हाई है और उसको लेवल को देखने के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसको टेस्ट करने के लिए आपको डेली टेस्ट देना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कहाँ हो। क्योंकि जितना पढ़ा है वो कैसे पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है उस लेवल के हिसाब से। तो सर राइट। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उससे ये पता चलता है चाहे जितना भी पढ़ा हो डरना नहीं है, क्योंकि हम्म। एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है ना। हम्म। और कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी दे जाके उसमें ये एनालिसिस करें कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये तो नहीं कर पाई मैं, सिलेक्टिव नहीं हो पाई, तो करें हम्म। एटलीस्ट आधा कोर्स करें। ऐसा भी नहीं है कि खाली 2 टॉपिक पढ़ के लाइक वो देने चले गए। करिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़िए टॉपिक, ज्यादा है तो 1 महीना तक पढ़िए, उसके बाद आप दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टिव होके दे सकते हो, फिर सिलेक्ट करिए कि हाँ ये टॉपिक तो मुझसे हो सकते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर इम्प्रूव करिए, फिर दीजिए। 1 हफ्ते में अपना टारगेट बनाइए कि मुझे ये करना है और मुझे मार्क्स लाने हैं, तो अपने आप को पुश करिए। हर चीज में कुछ तो करना ही पड़ता है थोड़ा सा। राइट। थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने आप को पुश करें, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें। अच्छा प्रज्ञा, ये सर। एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले कितना मतलब पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी होती थी, दिन का प्लानिंग कैसे करते थे? क्योंकि उस वक्त जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है थोड़ी नर्वसनेस भी बढ़ती है, उस दिनों में क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे? सर एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे पहले मतलब पहले अटेम्प्ट मैंने देख लिया था कि एग्जाम के जब 2-3 दिन बचते हैं, 1 हफ्ता बचता है, तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है। हम्म। लाइक कि इतना होता है कि कुछ पढ़ा नहीं जाता है, जो पढ़ाई हुआ है बस वही रिवीजन कर लो। उसमें भी लगता है अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, हाँ। लाइक अगर आपके बड़े बड़े नोट्स और कॉपियां बहुत सारी हैं, तो पन्ने पलटने में ऐसा लगता है कि ये तो बाकी है, ये भी बाकी है, कैसे करूं। हम्म। तो वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको 1 महीने पहले ही आपको सब समझ लीजिए कि जो डेट आपको वो उस अगले मंथ की मिली है, आप एक इमेजिनरी मान लीजिए और हम्म। उसको 1 महीने पहले शिफ्ट कर दीजिए। और फिर करिए कि आपका मान लीजिए 1 हफ्ते बाद ही एग्जाम है, तब आप क्या करेंगे। राइट। तो अगर आप डेडलाइन देंगे तो आप कर सकते हैं, उसको हम्म। कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और फिर टेस्ट दीजिए। और ऐसा ऐसे टेस्ट दीजिए कि समझ लीजिए वो एग्जाम आपका मेन एग्जाम है, रियल एग्जाम है, हम्म। तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। वरना एग्जाम में कुछ लोग वो आते हुए भी टेंशन के मारे सब गलत करके आते हैं, राइट। मतलब राइट। हड़बड़ी में, तो वो नहीं करना तो चाहिए। आपको टेंशन तो और हड़बड़ी हुई थी और एग्जाम में? सर मेरे इस बार वाले एग्जाम में सेंटर में पहुंचने से पहले बहुत ही अजीब जगह सेंटर गया था, अच्छा। तो उस वजह से मुझे लगा कि शायद हो सकता है, बट मैंने हड़बड़ाई नहीं थी, हम्म। मैं नॉर्मली दिया था। बाकी स्क्रीन इस बार बहुत प्रॉब्लम करती है, तो अच्छा। बट स्टिल सर वो तो नॉर्मल सबके लिए कॉमन है। हम्म। तो और एग्जाम के 3 घंटे कैसे रहे थे? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? पार्ट बी, पार्ट सी, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है? सर एक्चुअली जैसे पिछले अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैं हम्म। सब बता रही हूँ। पहले मैं तो स्ट्रैटेजी एज सच कोई नहीं बनाती थी, ये करती थी कि हाँ जो पार्ट सी में सिलेक्टिविटी है तो सिलेक्टिव कर लिया। लेकिन हम्म। इस बार अगर मैं श्योरिटी बताऊँ तो पार्ट बी में ये है कि मैं फर्स्ट, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी ही थी वो, वरना मैं पार्ट ए बी एंड सी करती थी। लेकिन सर मैंने देखा कि पार्ट ए फर्स्ट, क्योंकि सर मेरा क्या था, मैथ्स का था और हम्म। अच्छी लगती थी एप्टीट्यूड तो कर लेती थी, तो मेरा ऐसा वीक नहीं था। तो मैं पार्ट ए को पहले करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि एकदम सी पार्ट में नहीं जाना है, अभी पार्ट हाँ। में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेना है। तो ए पार्ट पहले अटेम्प्ट कर लिया, जितने हो गए उतने ठीक है, एक्स्ट्रा हाँ। स्ट्रेस नहीं लेना है।
फिर सी पे सीधे स्किप करना है। ये मेरी हम्म मेन स्ट्रेटेजी थी कि सी पे जाना है एंड फिर सी में, क्योंकि फ्रेश माइंड है, जो आप कर सकते हो सिलेक्टिवनेस दिखा सकते हो उसमें, तो क्योंकि उसमें टाइम लगता है तो मैंने उसको ही लिया। और मोस्टली आप, मुझे लगता है कि आप अगर 1 घंटा भी जा रहा है तो आप दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एप्टीट्यूड प्लस पार्ट सी, या हम्म पार्ट सी में जा रहा है तो आपको 58 मिनट्स आप चले जाए तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पार्ट बी में अटेम्प्ट किया, क्योंकि उसमें मुझे पता है बहुत नेगेटिव होते हैं, एंड इस बार भी हुए, पिछली बार भी मेरे हुए, वो होते ही हैं। अब उसको पता नहीं, उसका यही है कि अगर मैं किसी और को बोलूँ तो नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे देना हुआ तो हम्म मैं बी में नहीं अटेम्प्ट करूंगी इतने। तो पार्ट हम्म सी देन पार्ट बी, और ओके सिलेक्टिवनेस दिखाए, जल्दी करें। ये नहीं कि जो आता है पहले देखा स्क्रीन पे फिर उसको हम्म ट्राई करने लगे, नहीं आता है पता है आपको, हम्म आपने इसलिए इसलिए पहले एग्जाम देने हैं, तो आता है तो ठीक, नहीं तो स्किप स्किप। और सेव फॉर नेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है, तो आप सेव हम्म कर लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए। और वही ओके करिए टॉप, जो मेन 25 है, 25 तो करने ही करने हैं, नहीं तो 24 कर लीजिए अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो। हम्म उसके बाद बी में तो मुझे लगता है बहुत ही कम करने चाहिए, लाइक होता आपने है बी में 35 कितने का है किए थे? बट 20। सर मैंने तो 24 के 25 के अप्रॉक्स किए थे शायद। अच्छा यस सर, ज़्यादा नहीं किए थे। तो ज़्यादा ही किए थे अगर मैं ओवर अटेम्प्टिंग हुई है मेरी। हम्म लेकिन वैसे 22 करने चाहिए जो आते हैं आपको। अच्छा 22 करने, 22 और से कितने 25 ही करने, आपके ज़्यादा नहीं लगभग करने गलत हुए थे चाहिए। पूरे पेपर में? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर रॉन्ग? सर हाउ मेनी क्वेश्चंस वर, सर मुझे ऐसा अभी तो याद नहीं है, बट रफली मैं मार्क्स बता सकती हूँ हाँ कि मार्क्स के नेगेटिव बेसिस मेरी पे बता दो। 11 की हुई थी, क्योंकि मेरे अच्छा पार्ट ए में भी 2 गलत हुए थे, क्योंकि वो हम्म लग रहा था कि इजी है। हम्म और पार्ट सी का मुझे याद है कि मेरे 4 गलत हुए थे एग्जैक्टली। अच्छा पार्ट सी में 4 गलत हुए थे, और वो इसीलिए हुए थे क्योंकि सर आधे से ज्यादा क्वेश्चन इजी थे। तो ये हम्म लग रहा था कि हाँ ये भी शायद इजी होगा, तो वो इसलिए हो गया था। और मुझे पता है क्यों गलत हुआ था। मैंने सर आपको मैं बताऊं, मेरी पार्ट में हम्म नैनो के क्वेश्चन जो हम पढ़ते नहीं है, कोर्स का हम्म पार्ट नहीं है, हम्म पता नहीं मैंने क्यों अटेम्प्ट किया था। तो नैनो का पार्ट नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए, ओवर अटेम्प्टिंग से बचना चाहिए, जो राइट आता है उस पर स्टिक रहना चाहिए हम्म थोड़ा सा। वो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा टेम्पटिंग लगता है कि यार शायद सही है कर देते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, एक्चुअली ये होता है कि आपने अगर कभी भी उसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा हाँ भी, तो कभी कभी लगता है कि हाँ यही होगा, हम्म तो वो लगा देते हैं। लगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जो श्योरिटी है उसी पे लगाएं। और मुझे लगता है फिजिकल इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। और हम्म ऑर्गेनिक में क्या होता है, बेसिक जो है, हम्म इसलिए लोग जैसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक छोड़ देना चाहिए, तो हम्म छोड़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक इस रिएजेंट का क्या नाम है, या इस रिएजेंट से क्या होता है। हम्म तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए, करके जाना चाहिए सब। बाकी जो नहीं होता है उससे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिजिकल में मुझे ये चीज, फिजिकल या इनऑर्गेनिक जिसका भी अच्छा है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्राई करिए, क्योंकि फिजिकल में श्योर शॉर्ट नंबर मिलते हैं। सर जो किया है वो आंसर आ रहा है आपकी कॉपी में और वो सामने लिखा है, ये होता राइट है। इसमें चलो वेरी गुड। सो फाइनली यू हैव गॉट दिस जीआरएफ, तो इसके आगे के क्या प्लान्स हैं आपके अब? सर इसके आगे के, सर बेसिकली जेआरएफ के बाद तो सर हम्म, पीएचडी करनी है, तो सर मैंने अप्लाई कर दिया है अच्छा आईआईटी कानपुर में। और आईआईटी कानपुर वाला तो डेडलाइन निकल गई थी, आईआईटी दिल्ली में एंड आईआईटी बीएचयू में, जिसकी ओके अभी सर शॉर्ट लिस्टिंग होके इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 13 मई को। और बाकी सर सीडीआरआई में, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो सर हम्म लोकेशन की वजह से लखनऊ में सीडीआरआई में अप्लाई करूंगी। ओके और ये सर तो पीएचडी के ही प्लान्स हैं। और तो और एक और चीज़, जो बच्चे आपको भी सुन रहे हैं, जो शायद फ्रेशर हैं, जो शायद पहली बार अभी एग्ज़ाम लिखेंगे, आपके जूनियर्स हो सकते हैं आपके कॉलेज से, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि आपको जो ये 3 अटेम्प्ट्स लग गए, वो क्या करें कि एग्ज़ाम एमएससी खत्म हुई और एमएससी के बाद वाले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? व्हाट शुड दे डू इन यस देयर एमएससी? सर, मुझे लगता है कि जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया होता है कि आगे क्या करना है, हुँ, लाइक नेट देना है, या पता तो होता है लेकिन कुछ करते नहीं है। तो करना है, अगर आपको करना है तो पता होगा आपको। तो ये है
कि आप उसी टाइम पे जो मास्टर्स का सिलेबस आपको मिल गया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें और आप अपने आप को ये एनालिसिस करें कि आपको कोचिंग लेनी है या कोई मतलब हेल्प लेनी है कि नहीं लेनी है, या आप बुक से कर सकते हो कि कुछ लोग बुक से नहीं कर सकते तो वो कोचिंग ले लें। साथ में प्रिपेयर करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 साल ऐसे 1 साल मेरा जैसे 1.5 साल वेस्ट हो गया तो वेस्ट नहीं होगा आपका। उसी टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे, फ्रेश रहता है, उसी टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टर से निकलते ही आपका हो जाएगा। और मेनली मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में नहीं, मास्टर्स के सेकंड ईयर में देना चाहिए। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए तो और आसान है, बेसिक्स राइट। क्लियर होंगे। तो हाँ, बाकी बाकी जिसने नहीं दिया है वो भी कर सकता है अगर उसको इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट है और सोर्स नहीं है तो कोचिंग ले लें, प्लेटफॉर्म कोई ज्वाइन कर लें और थोड़ा सा मतलब टेस्ट भी देते रहें। और जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करें, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना क्या है। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं शुरू कर देना है। पीवाईक्यू राइट। सबसे पहले देखें कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। उसके बाद सिलेक्ट होके पढ़ाई करें फॉर नेट, और गेट के लिए तो सभी है, तो फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। चलिए, वेरी गुड। आपसे बात करके प्रज्ञा बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि इस जो आपकी अचीवमेंट है, इसका क्रेडिट आप किसको किसको देना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी मदर को क्रेडिट देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया और मुझे टाइम दिया कि हाँ, मैं प्रिपेयर करूँ एंड फोर्स नहीं किया कि कोई और चीज़ जॉइन करूँ या कोई कंपनी जॉइन करूँ फॉर जॉब। तो एंड सर, मेरे फ्रेंड को जिसका नाम अखंड है, जो कि मेरा मतलब उसका कोई फील्ड से नाता नहीं है, वो तो इवन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है रेलवेज की। तो उसने, क्योंकि उसको पता है क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो थोड़ा सा फ्रेंड जोन जो आपका सर्कल है वो भी मैटर करता है। कोई एक आपको गाइडेंस वाला होना चाहिए, नहीं तो सर आप ही हैं, आप भी हम लोग को इतना मोटिवेट करते रहते हो, आपके यूट्यूब्स होते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होना है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सर, एक तो आपका फील्ड का मेंटोर होना चाहिए और एक आपका लाइफ का मेंटोर होना चाहिए और एक आपका बैकअप होना चाहिए। तो 3 लोगों का बहुत रोल होता है सर लाइफ में, बिल्कुल सही। मुझे लगता है सर, और उनको हमेशा भूलना नहीं चाहिए। तो घर पे सब अभी यस खुश होंगे जब आपने बताया होगा रिजल्ट, क्या रिएक्शन यस था? सर यस सर, बहुत मतलब मम्मी कह रही है अरे सब मतलब मम्मी को तो ज्यादा इतना नहीं पता है, बट ये पता है कि हाँ JRF से होता है। तो कह रही है अरे वाह हो गया, चलो फाइनली हो गया। इतनी मतलब, और उल्टा जब मैंने रैंक बताई तो कह रही है अच्छा, बड़े खुश थे सब। तो चलिए, मतलब अच्छा ही रहता है सब। चलो बहुत बढ़िया। विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी आप इंटरव्यूज वगैरह देने वाले हो तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी चालू रखें। ऑल द बेस्ट। हमारी थैंक यू पूरी आईएफएस केमिस्ट्री टीम की तरफ से आपको वेल विशेस। सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।